प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीए पार्ट 3 का भारत की विदेश नीति। सेकंड पेपर है हमारा। और भारत की विदेश नीति आप जानते ही हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जिसकी विदेश नीति 1947 में आज़ादी से पूर्व कोई नहीं थी, क्योंकि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और जो अंग्रेज़ों के लिए उचित नीति होती थी वही हमारे ऊपर वो लागू करते थे। लेकिन जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए तो हमारे सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हमारी विदेश नीति कैसे बने। तो हमारे सामने इस विदेश नीति को जब बनाने की बात आई तो हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनके पास एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण था। तो जब भारत की विदेश नीति बनी तो उसमें कुछ आधारभूत तत्व सामने आए। तो हम जब भी भारत की विदेश नीति को पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आधारभूत तत्व, और इसके बाद सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे हम भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। क्योंकि कोई भी देश की विदेश नीति को जब हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, तो सबसे पहले हमें आधारभूत तत्वों को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आधारभूत तत्वों को समझे बिना हम किसी भी देश की विदेश नीति को समझ नहीं सकते। डॉक्टर वीपी दत्त के अनुसार ऐतिहासिक परंपराओं, भौगोलिक स्थिति और भूतकालीन अनुभव भारतीय विदेश नीति के निर्माण में प्रभावक तत्व रहे हैं। अब भारत की विदेश नीति के निर्माण में जिन तत्वों का प्रमुख योगदान रहा है तो वह निम्न है। नंबर 1 आता है भौगोलिक तत्व। किसी भी विदेश नीति के निर्माण में उस देश की भौगोलिक परिस्थितियां प्रमुख और निर्णायक महत्व की होती। के.एस. पन्नीकर के अनुसार जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है तो उनका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्व ही हुआ करता है। एक अन्य स्थान पर पाणिकर लिखते हैं कि यह समझना कठिन नहीं है कि भूगोल का सुरक्षा से कितना गहरा संबंध है, क्योंकि हर देश की भौगोलिक विशेषताओं में मूलतः कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए प्रत्येक देश की विदेशिक नीति के कुछ स्थायी पहलू होते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। डॉक्टर एयर्स कहते हैं कि समझौते तोड़े जा सकते हैं, संधियां भी एक तरफा समाप्त की जा सकती हैं, परंतु भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत के आकार, एशिया में उसकी विशेष स्थिति और दूर दूर तक फैली हुई भारत की सामुद्रिक और पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान रहा है। भारत उत्तर में साम्यवादी गुट के 2 प्रमुख देशों, पूर्व सोवियत संघ ये जो रूस और चीन के बिल्कुल समीप है। भारत के एक छोर पर पाकिस्तान है तो दूसरे छोर पर उसकी सीमा समुद्रों से घिरी हुई है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी लंबी सीमाओं की सुरक्षा भारत के लिए मुख्य चिंता का विषय था। यदि भारत साम्यवादी गुट में सम्मिलित हो जाता तो उसकी समुद्री सीमा पर खतरा हो जाता, क्योंकि पश्चिमी गुट का अपनी नौशक्ति के कारण हिंद महासागर पर दबदबा था। यदि भारत पश्चिमी गुट में शामिल हो जाता तो उत्तरी सीमा पर साम्यवादी राष्ट्र उसके लिए स्थायी खतरा उत्पन्न हो सकते थे। इन भौगोलिक परिस्थितियों में विदेश नीति की दृष्टि से भारत के लिए उचित था कि वे दक्षिण में समुद्री सीमा सुरक्षित रखने के लिए ब्रिटेन से मैत्री संबंध रखे और उत्तर में अपनी स्थिति सुरक्षित रखने के लिए साम्यवादी देशों से अनुकूल संबंध बनाए रखने की चेष्टा करें। हिंद महासागर में भारत का सबसे बड़ा हित यह था कि वे स्वतंत्र एवं शांति का क्षेत्र बना रहे। भारत इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ब्रिटेन के इस क्षेत्र से हट जाने पर किसी प्रकार की शक्ति शून्यता की स्थिति पैदा हो गई है। भारत की यह धारणा है कि यदि कोई शून्यता उत्पन्न भी हो गई है तो हिंद महासागर के तटवर्ती राज्य इस शून्यता को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए भारत दियारगो गार्सिया में अमेरिकी सैनिक अड्डों का उतना ही विरोधी है जितना कि वे इस क्षेत्र में बढ़ते हुए सोवियत प्रभाव का। भारत की धारणा है कि इस क्षेत्र में महाशक्तियों की गतिविधियां बढ़ जाने से उसकी सीमाओं एवं व्यापार को खतरा उत्पन्न हो सकता है। मार्च 1997 में भारत तथा 13 अन्य देशों ने हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हिमत-6 के गठन की घोषणा की। वास्तव में भूमंडलीकरण के एक तरफा दबाव के प्रतिकार से हिमत-6 का उद्भव हुआ है, जो कि दक्षिण अर्थात विकासशील देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने वाला संगठन सिद्ध होगा। दूसरी बात आती है गुटबंदियां। जब भारत स्वाधीन हुआ तो विश्व 2 गुटों में विभाजित था। अमेरिका और सोवियत संघ में मनमुटाव इतना अधिक बढ़ गया था कि ये मनमुटाव शीत युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। शीत युद्ध की इस राजनीति में भारत क्या करता, या तो वह दोनों गुटों से अलग रहता या उनमें मिल जाता। भारत ने गुटों से अलग रहने की नीति को ठीक समझा,
क्योंकि वह दोनों गुटों के बीच सेतुबंध का कार्य करना चाहता था। भारत द्वारा तटस्थता और असंलग्नता की नीति अपनाने का कारण यही था कि विश्व के दोनों गुटों में से किसी के साथ न बंधने से भारत को कोई हानि नहीं है। उसका हित दोनों गुटों के मध्य तनाव में कमी होने में निहित था, क्योंकि एक विश्व युद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देता और उसका आर्थिक स्वर्ण युग की प्राप्ति का स्वप्न छिन्न भिन्न हो जाता। असंलग्नता की स्थिति उसे दोनों गुटों के मध्य मध्यस्थता का कार्य कर अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायता देने के योग्य बनाती। तीसरा आता है विचारधाराओं का प्रभाव। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में शांति और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा का भी गहरा प्रभाव रहा है। इस विचारधारा से प्रभावित होकर ही संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विश्व शांति की चर्चा की गई है। हडसन लिखते हैं कि गांधी के शांतिवाद ने देश को ये भरोसा दिलाया कि विश्व में शांति समझौतों से ही स्थापित हो सकती है, न कि रक्षात्मक संगठन बनाने से। भारत का ये कर्तव्य है कि वह विरोधी पक्षों से अलग रहे और उनमें मध्यस्थ का कार्य करे। तो बुद्ध द्वारा प्रतिपादित तथा अशोक द्वारा प्रचारित अहिंसा की संकल्पना और अकबर व शिवाजी द्वारा प्रदर्शित सहिष्णुता की भावना ने भारत की विदेश नीति को बराबर प्रभावित किया है। भारतीय विदेश नीति अरविंद टैगोर एवं एम.एन.एस. रॉय के मानवतावादी विचारों को भी प्रतिबिंबित करती है। भारतीय झंडे में अशोक चक्र इस बात का सूचक है कि भारत विश्व में शांति व मित्रता स्थापित करना चाहता है। नेक्स्ट है आर्थिक तत्व। भारत की आर्थिक उन्नति तभी संभव थी जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ था और पाश्चात्य देश भारत का शोषण कर सकते थे। भारत अपने विकास के लिए अधिकतर विदेशी सहायता का भी इच्छुक था। इस दृष्टिकोण से भारत के लिए सभी देशों के साथ मैत्री का बर्ताव रखना आवश्यक था और वह किसी भी एक गुट से बंध नहीं सकता था। गुटबंदी से अलग रहने के कारण उसे दोनों ही गुटों से आर्थिक एवं तकनीकी सहायता मिलती रही, क्योंकि कोई भी गुट नहीं चाहता था कि भारत दूसरे गुट के प्रभाव क्षेत्र में आ जाए। जी बंदोपाध्याय ने अपनी किताब द मेकिंग ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में भारतीय विदेश नीति के आर्थिक आयाम बताए हैं, जिसमें 3 प्रमुख हैं: सुरक्षा, विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट पॉइंट है सैनिक तत्व। सैनिक दृष्टि से भारत शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था। अपनी रक्षा के लिए अनेक दृष्टियों से वह पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर था। भारत की दुर्बल सैनिक शक्ति उसे इस बात के लिए बाध्य करती थी कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्री संबंध बनाए रखें। प्रारंभ से भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा, उसका भी यही रास्ता कि सैनिक दृष्टि से भारत ब्रिटेन पर निर्भर था। नेक्स्ट है पंडित नेहरू का व्यक्तित्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल भारत के प्रधानमंत्री थे अपितु विदेश मंत्री भी थे। उनके व्यक्तित्व का छाप विदेश नीति के हर पहलू पर दिखता है। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फासिस्टवाद के विरोधी थे। वे सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने के प्रबल समर्थक थे। वे महाशक्तियों के संघर्ष में भारत के लिए असंलग्नता की नीति को सर्वोत्तम मानते थे। उन्हें अपने इन्हीं विचारों के अनुरूप उन्होंने भारत की विदेश नीति को जो ढाला, आज उसका जो भी कुछ रूप है वे पंडित नेहरू के विचारों का ही मूर्त रूप है। लेकिन नेहरू नहीं कहते थे कि वे उनकी नीति को नेहरू नीति कहा जाए। वह कहते थे ये भारतीय परिस्थितियों की उपज है। व्यक्तिगत रूप से मेरा यह विश्वास है कि भारत के विदेशी मामलों की बागडोर यदि किसी अन्य व्यक्ति या दल के हाथ में होती तो उसकी नीति वर्तमान नीति से बहुत भिन्न ना होती। नेक्स्ट है राष्ट्रहित। किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का भी यही ध्येय है। भारत का राष्ट्रीय हित क्या है ये निर्धारित करना आसान नहीं है। भारत के 2 राष्ट्रीय हित हैं, स्थायी जैसे क्षेत्र की अखंडता और सुरक्षा, तथा अस्थायी राष्ट्रीय हित जैसे खाद्यान्न, विदेशी पूंजी, तकनीकी विकास। यदाकदा भारत की विदेश नीति में विरोधाभास दिखाई देता है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों का सबसे बड़ा स्थान है। राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में ही भारत ने पश्चिमी एशिया के संकट में इजरायल के बजाय अरब राष्ट्रों का सदैव समर्थन किया। गुटनिरपेक्ष होते हुए भी 9 अगस्त 71 को सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष की संधि की। भारत की विदेश नीति दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के विरुद्ध है, परंतु अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए भारत ने अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप की भर्त्सना नहीं की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 14 जनवरी 1980 के उस प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया जिसमें अफगानिस्तान से विदेशी सेनाओं के तत्काल बिना शर्त पूर्ण वापसी की बात कही गई थी। भारत ने 5 जून 1987 को मानवीय आधार पर श्रीलंका में जाफना की पीड़ित जनता के लिए हवाई मार्ग से राहत सामग्री पहुंचाई। स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में पहला अवसर था जब भारत ने किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को उल्लंघन किया। निरस्त्रीकरण का प्रबल समर्थक होते हुए भारत ने अणु प्रसार संधि NPT तथा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि भारत का नाभिकीय विकल्प राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अंग है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक परंपराएं। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में ऐतिहासिक परंपराओं का भी बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन काल से ही भारत की नीति शांतिप्रिय रही है।
भारत ने किसी भी देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया है। भारत की ये परंपरा वर्तमान विदेश नीति में दिखाई देती है। हिंदू सभ्यता का चरित्र और उसकी विशेषताएं जैसे शांति, समन्वय और सहिष्णुता की भावना हमारी विदेश नीति का बहुत बड़ा आधार है। 200 वर्ष के अंग्रेजी शासन का भी हमारी विदेश नीति में बहुत बड़ा प्रभाव है। देश में संसदीय प्रणाली, उदारवाद, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, प्रशासनिक ढांचा आदि इसके प्रमाण है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का कटु अनुभव हमारे मूल में है। पाकिस्तान के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध भी ऐतिहासिक अनुभवों का परिणाम है। भारत का शांतिवाद भारतीय दर्शन की सहिष्णुता, उदारता और मानवतावादी दृष्टि पर आधारित है। चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों का सामना करते हुए भारत ने अपने आक्रमणकारियों के प्रति सहिष्णुता, मित्रता का हद बढ़ाया है। जाति रंगभेद की नीति का विरोध भारतीय मानवतावादी विचार से प्रभावित है। पंचशील के सिद्धांतों पर गांधी की अहिंसा और बुद्ध के अष्टमार्ग का प्रभाव है। नेक्स्ट है आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव। जब राष्ट्र आंतरिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ और मनोवैज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में गुंथा हुआ होता है तो राष्ट्र की विदेश नीति में अधिक स्पष्ट, सुदृढ़ और प्रभावशाली होती है। परंतु जब राष्ट्र आंतरिक फूट मतभेदों के कारण विभक्त होता है तो अस्थिरता होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 17 वर्षों तक भारत आर्थिक और सैनिक दृष्टि से निर्बल होने पर भी विश्व राजनीति में इस कारण अधिक योगदान नहीं दे सका कि नेहरू का व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली था। परंतु उनकी मृत्यु के बाद भारतीय विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिथिल पड़ गई। 1971 से 77 तक पुनः इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व उभरा तो कम से कम इस उपमहाद्वीप में उनके व्यक्तित्व का निर्णायक प्रभाव पड़ा। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता, 74 में अणुबम का विस्फोट, 75 में आर्यभट्ट, 1979 में भास्कर 1, 81 में एप्पल और 1983 में इनसेट बी के अंतरिक्ष में भेजे जाने से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ा। लेकिन 1986 से 88 में श्रीलंका, पाकिस्तान और अमेरिका के संदर्भ में भारत का राजनय कमज़ोर रहा क्योंकि भारत के राजीव गांधी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में गिर गई थी। दुर्बल सरकारों के कारण और गठबंधन के कारण भारत की स्थिति दुनिया में कमज़ोर हुई, चाहे वह इराक संकट हो, 1991-92 के प्रारंभ समय नरसिम्हा राव की अल्पमत सरकार थी, तब भी घोटाले होते रहे। तो अगर हम देखते हैं तो जब भारत की सरकार गठबंधन की सरकार थी तो भारत के सामने कई मुसीबतें भी आईं क्योंकि हम प्रशासनिक रूप से भारत शक्तिशाली नहीं रह पाया था। आंतरिक रूप से हम कई दलों की सरकार का गठबंधन करते थे नेतृत्व। लेकिन 2014 के बाद से अगर आप देखें तो भारत में इस समय जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो विश्व राजनीति में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रही है। शक्तिशाली भारत की नीति सामने आ रही है और वर्तमान में चीन संकट के समय हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि आज भारत का साथ देने के लिए अमेरिका और रूस दोनों ही साथ खड़े हैं। और आज चीन जो है से भारत आंख से आंख मिलाकर जो मुकाबला कर रहा है उसके पीछे भारत की राजनयिक की बहुत बड़ी भूमिका है।